क्लास 10th हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी में आप पढ़ रहे हैं चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रंथि के बारे में। कौन के बारे में? ग्रंथि के बारे में। बात समझे? आइए हम लोग जानते हैं ग्रंथि के बारे में। तो यहाँ पे आपको टॉपिक है अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। क्लास 10th का है। देखिए, ग्रंथि एक रचना होती है। ग्रंथि एक क्या होती है? रचना होती है। बात समझे? ग्रंथि क्या होती है जी? रचना होती है, एक बनावट होती है ना, जो शरीर में, कहाँ? जो शरीर में विशिष्ट पदार्थों को स्रावित करती है। विशिष्ट पदार्थों को क्या करती है? स्रावित करती है। बात समझे? है ना। ग्रंथि कोशिकाओं के समूह अथवा ऊतक की बनी होती है। जो ग्रंथि होती है कोशिकाओं के समूह की बनी होती है। कोशिका के समूह को हम ऊतक कहते हैं। बात समझे? तो या तो कोशिकाओं के समूह के बनी होती है, कोशिकाओं के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। बात समझे? है ना। ऊतक की बनी होती है। ग्रंथि कोशिका की बनी होती है, ऊतक की बनी होती है। बात समझे? तो वही लिखा है कि ग्रंथि एक रचना होती है जो शरीर में, यहाँ शरीर में विशिष्ट पदार्थों को स्रावित करती है। ये विशिष्ट तरह के पदार्थों को क्या करती है? स्रावित करती है, निकालती है ग्रंथि। बात समझे? है ना। बात समझे? ग्रंथि कोशिकाओं के समूह अथवा ऊतक की बनी होती है। कोशिका की बनी होती है हाँ, ऊतक की बनी होती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ से, ओए बच्चा जी यहाँ पे ध्यान रखिए। बात समझे? नहीं तो बहुत मार पिटाएंगे। बोल देते हैं पहले, इधर आप ध्यान रखो। शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियां होती है। आपसे सवाल करेगा कि शरीर में कितने प्रकार की ग्रंथियां? दो प्रकार की ग्रंथियां होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। पहला जो है आपका, पहला बोलता है बहिस्रावी ग्रंथि। पहला क्या है जी? बहिस्रावी ग्रंथि। और दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां। बात समझे? हमने ग्रंथियां कितनी पढ़े? दो। एक बहिस्रावी ग्रंथियां और एक अंतःस्रावी ग्रंथियां। बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं। आइए, बहिस्रावी ग्रंथियां किसको कहते हैं? तो वैसे ग्रंथि जो उत्पाद, यानी जो हमारे शरीर में बन रहे हैं उत्पाद, बात समझे? है ना। उत्पाद को वाहिनी, वाहिनी यानी कि नालिका, वाहिनी यानी कि नालिका, जैसे हमारे ब्लड एक नली के माध्यम से, है ना, इधर सुधर क्या हो रहा है? परिवहन कर रहा है ना जी। तो उसी को हम लोग नालिका कहते हैं। तो नालिका, वैसे ग्रंथि जो उत्पाद को वाहिनी या नालिका में स्रावित करती है, यानी कि वैसे ग्रंथि जो उत्पाद को कहाँ स्रावित करती है? वाहिनी या नालिका में स्रावित करती है, वैसे हम क्या कहते हैं? बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। जैसे लार ग्रंथि। जैसे कुछ हो गया? लार ग्रंथि। यानी हमारे शरीर से, है ना, हमारे शरीर से क्या निकलती है? लार ग्रंथि निकलती है। बात समझे? यहीं पे लार ग्रंथि होता है, लार ग्रंथि निकलती है। तो उससे लार ग्रंथि से क्या निकलता है? लार निकलता है। क्या निकलता है? लार निकलता है। जो लार जो है वो भोजन के पाचन में सहायक होता है। भोजन के पाचन में सहायक होता है और भोजन को अंदर ढकने में भी क्या करता है? मदद करता है। बात समझे? यानी हम भोजन जब करते हैं, खाते हैं, तो उस समय हमारे दांत जो है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती है और लार उसको क्या करती है? सानती है और सान कर, है ना, उसको क्या करती है? अंदर ढकेलती है। हमारे लार एक प्रकार की एंजाइम छोड़ता है जिसका नाम है टाइलिन एंजाइम। कुछ ही टाइलिन एंजाइम। और ये एंजाइम क्या है? तो हम जैसे ही खाना खाएं तो उसमें जैसे कीटाणु होता है, तो कीटाणु को नष्ट करता है कुछ ही लार। कुछ ही लार, है ना। जो खराब कीटाणु होते हैं, जो खराब जीवाणु होते हैं, उनको नष्ट करने का काम कौन करता है? लार। सबसे ज्यादा लार बचपन में निकलता है। बात समझे? बचपन में गला में ऐसे रुमाल ऐसे बांध दिया जाता है ना, ताकि लार जो निकले वो कहाँ रहे? रुमाल पर। बात समझे? और बचपन में लार सबसे ज्यादा इसलिए निकलता है क्योंकि बच्चे लोग जो होते हैं किसी भी सामान को उठाते हैं और सीधे कहाँ डालते हैं? मुंह में डालते हैं। बात समझे? तो मुंह में डालते हैं, तो मुंह में डालने के क्रम से वहां पे लार में एक एंजाइम होता है जो जीवाणु को क्या करता है? नष्ट करता है। बात समझ में आ गया? बात समझे? तो मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार निकलता है। याद रखना है कि मानव शरीर से प्रतिदिन 1 लीटर या 1 से 1.5 लीटर क्या निकलता है? लार निकलता है प्रतिदिन। बात समझे? डेली। बात समझे? लार क्या है? तो भोजन में सहायक करता है लार। बात समझे? भोजन के पाचन में, भोजन के पाचन में। नेक्स्ट देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि किसको कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि, भाई मेरे, अंतःस्रावी ग्रंथि किसको कहते हैं? तो वैसे संरचना जो शरीर में हार्मोन्स बनाती है। क्या बनाती है? हार्मोन्स बनाती है। बात को ध्यान रखिए, क्या बनाती है? हार्मोन्स बनाती है। वैसी संरचना जो शरीर में, कोची में, शरीर में क्या बनाती है? हार्मोन्स बनाती है।
तथा उत्पाद को सीधे रुधिर धारा में स्रावित करती है। यानी जो बना है ना, जो हार्मोन्स बना उसको सीधे कहां प्रवाहित कर रहा है, रुधिर धारा में। रुधिर धारा में स्रावित करती है, अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है। बात समझ में आ गया। यानी अंतःस्रावी किसको बोलते हैं, तो वैसी रचना जो शरीर में हार्मोन्स बनाती है, वैसी रचना जो शरीर में हार्मोन्स बनाती है ना, तथा उत्पाद को सीधे रुधिर धारा में स्रावित करती है, अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है। बोलिए कोई दिक्कत है, अंतःस्रावी ग्रंथि कोई दिक्कत है जी? नहीं। तो अब यहाँ पे लिखा गया आपको कि मानव शरीर में उपस्थित अंतःस्रावी ग्रंथियां निम्नलिखित हैं। यानी कि हमारे शरीर में है ना, मानव शरीर में उपस्थित अंतःस्रावी ग्रंथि जो है, ग्रंथियां हैं, निम्नलिखित है, यानी कई प्रकार के हैं। बात समझे। पहला जो है आपका हाइपोथैलेमस ग्रंथि। पहला क्या है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तो हाइपोथैलेमस जो है वो मस्तिष्क में उपस्थित होता है। पूछेगा कि हाइपोथैलेमस कहाँ उपस्थित होता है, मस्तिष्क यानी कि दिमाग में, ब्रेन में। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। तो हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में उपस्थित होता है। यह मोचक हार्मोन तथा लिखा है कि यह मोचक है ना, मोचक हार्मोन तथा संदमक हार्मोन उत्पन्न करता है। याद रखना है कि हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन का उत्पादन करता है, उत्पन्न करता है, तो ये करता है मोचक हार्मोन। कौन सा हार्मोन? मोचक हार्मोन। और एक होता है संदमक हार्मोन। यानी दो तरह के हार्मोन का स्रावित कौन करता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि। बात समझे। कितने तरह के हार्मोन का उत्पादन करता है, दो तरह के। एक होता है मोचक और दूसरा क्या होता है आपका, है ना, क्या होता है, संदमक। क्या होता है, संदमक। बात समझे। फिर है आपका कि हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है। इसका काम जो है, मेन जो इसका काम है हाइपोथैलेमस का, वो पीयूष ग्रंथि को क्या करता है, नियंत्रित करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है। नियंत्रित करके यानी हाइपोथैलेमस किसको नियंत्रित करके रखता है ना, हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को क्या करता है, नियंत्रित करके रखता है। बात समझे। पीयूष ग्रंथि अब क्या है, दूसरा, पहला हम लोग पढ़ लिए हाइपोथैलेमस ग्रंथि, दूसरा है आपका पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम होता है पिट्यूटरी ग्रंथि। जी, पिट्यूटरी ग्रंथि। क्या नाम है जी, पिट्यूटरी ग्रंथि। और इसको मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जानते हैं। बात समझे। पूछता है कि निम्नलिखित में मास्टर ग्रंथि के नाम से किसको जानते हैं, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को। किसको, पिट्यूटरी ग्रंथि को। बात समझे। पीयूष ग्रंथि बोलो या मास्टर ग्रंथि बोलो या पिट्यूटरी ग्रंथि बोलो, तीनों क्या है, एक ही है। बात समझे, है ना। तब पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के ठीक नीचे उपस्थित होता है। यानी यह दिमाग है, दिमाग के ठीक नीचे है ना, यहाँ पे आपको, यहाँ पे, बात समझे, यहाँ पे मटर के दाने के समान है ना, पीयूष ग्रंथि क्या होता है, उपस्थित होता है। मैंने यहीं पे पाया जाता है। बात समझे। यहाँ पे चेहरा और लिलाट के बीच में, चेहरा और लिलाट के बीच में, ये लिलाट हो गया, ये चेहरा हो गया, फेस हो गया, तो इसी के बीच में यहाँ पे मटर के दाने के जैसा है ना, मटर के दाने के जैसा गोल है ना, यहाँ पे पाया जाता है कोची, पिट्यूटरी ग्रंथि। कोची पाया जाता है, पिट्यूटरी ग्रंथि। बात समझ में आया है। हाँ, तो पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के ठीक नीचे उपस्थित होती है। इनके दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। यानी कि पीयूष ग्रंथि के कितने भाग, दो भाग। पहला है अग्रपिंडक और दूसरा है पश्चपिंडक। तो अग्रपिंडक किसको कहेंगे, तो किसी, है ना, हाँ, किसी व्यक्ति का लंबा या बौना होना इसी भाग पर निर्भर करता है। यानी कि बचपन में, कुछ में, बचपन में अगर इसकी कमी होती है तो बच्चा बौना हो जाता है, व्यक्ति क्या हो जाता है, बौना हो जाता है। यानी कि पीयूष ग्रंथि में हार्मोन नहीं निकलने की वजह से, पीयूष ग्रंथि से हार्मोन स्रावित ना होने की वजह से, है ना, अग्रपिंडक यानी किसी व्यक्ति का लंबा या बौना होना इसी भाग पर निर्भर करता है, अग्रपिंडक के भाग पर। अगर उसमें अग्रपिंडक ठीक ठाक होंगे तो वो लंबा होगा, है ना, यानी इसी से आपको डिपेंड पड़ेगा, है ना, कि लंबा है कि बौना है। ये बचपन में ही डिपेंड हो जाते हैं। बात समझे, बचपन में ही। पश्चपिंडक किसको बोलते हैं, तो हमारे शरीर में जल का संतुलन को नियंत्रित करता है, जल का संतुलन को नियंत्रित करता है ना, आपका कौन ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। लंबा या बौना होना कौन ग्रंथि दर्शाता है, पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से जानते हैं। बात समझे, है ना। पीयूष ग्रंथि कहां पर पाया जाता है, मस्तिष्क में, मस्तिष्क के ठीक नीचे, मस्तिष्क के ठीक नीचे, चेहरे और ललाट के बीच में। बात समझे, चेहरे और ललाट के बीच में। इसका आकार कैसा है, तो मटर के दाने के समान, मटर के दाने के समान। बात समझ में आया, मटर के दाने के समान है। इसके कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, एक अग्रपिंडक और एक पश्चपिंडक। अग्रपिंडक किसी व्यक्ति का लंबा या बौना होने को क्या करता है, हाँ, इसी भाग पर ये निर्भर करता है। बात समझे, लंबा या
बौना होना। फिर है पश्च पिंडक, यानी हमारे शरीर में जल संतुलन को नियंत्रित करता है। बात समझे? चलिए, हो गया, किसी को दिक्कत नहीं।